समझिएगा, मैं आपको रे ऑप्टिक्स बताने जा रहा हूं। समझिएगा क्या होता है रे ऑप्टिक्स। असल में लाइट एक फॉर्म है, एनर्जी फॉर्म है ना। एक ऐसा एनर्जी फॉर्म है जो दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। लाइट इज द इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी बट वी कैन सी एनीथिंग बाय द हेल्प ऑफ इट। एक ऐसा एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म, एनर्जी का एक ऐसा इनविजिबल फॉर्म जिसकी हेल्प से हम हर कुछ देख सकते हैं, दैट इज द लाइट, ठीक है ना। व्हाट इज द लाइट? लाइट इज द इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी एनीथिंग, ठीक है। एक ऐसा फॉर्म, एक ऐसा इनविजिबल फॉर्म जो खुद तो दिखाई नहीं देता लेकिन उसकी हेल्प से हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। बहुत लोगों की लड़ाई है, मानना है कि लाइट किस नेचर की होती है, लाइट किस नेचर की होती है। न्यूटन बोलते हैं कि लाइट पार्टिकल नेचर की होती है। एक भाई साहब है हाइगन, तो हाइगन बोलते हैं कि नहीं वो तो वेव नेचर की होती है। न्यूटन बोलते हैं नहीं वो पार्टिकल नेचर की है। हाइगन बोलते हैं नहीं वो वेव नेचर की है। बाद में मैक्सवेल वगैरह का सपोर्ट मिला तो हाइगन की बात भी सही प्रूव हुई। तो कंक्लूजन ये निकला कि भैया यार तुम्हारी भी सही हमारी भी सही, लाइट वेव नेचर में भी होती है और पार्टिकल नेचर भी होती है। इसलिए हम एक चैप्टर ये भी पढ़ेंगे, डुअल नेचर ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे? डुअल नेचर ऑफ लाइट। क्योंकि ये बात इसलिए नहीं कट सकी क्योंकि जो वेव नेचर है वो भी रिफ्लेक्शन शो करता है और आपका पार्टिकल नेचर है वो भी रिफ्लेक्शन शो करता है। रिफ्रैक्शन भी दोनों शो करते हैं, डिफ्रैक्शन भी दोनों शो करते हैं, डिस्पर्सन भी दोनों शो करते हैं, ठीक है ना। एक चीज है पोलराइजेशन, वो दोनों शो नहीं करते। हालांकि देखने को तो डिफ्रैक्शन भी नहीं मिलता लेकिन हो गया, मान लेते हैं क्योंकि स्मॉल अमाउंट में होता है। बाकी पोलराइजेशन नहीं करते दोनों, ठीक है। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर में दोनों में पोलराइजेशन नहीं होता। पोलराइजेशन सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर में होता है। तो ये माना गया कि जब सारे कैरेक्टरिस्टिक वेव नेचर में भी देखने को मिलते हैं और पार्टिकल नेचर भी देखने को मिलते हैं तो लाइट का नेचर पार्टिकल भी होता है और लाइट का नेचर वेव भी होता है। तो फाइनली ये हुआ कि लाइट जो है वो डुअल नेचर की होती है, ठीक है ना। वेव नेचर की भी होती है, पार्टिकल नेचर की भी होती है। तो जब पार्टिकल नेचर को डिस्कस कर रहे थे तो न्यूटन भाई साहब वगैरह ने पार्टिकल नेचर को डिस्कस कराने के लिए उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को प्लॉट करने के लिए, है ना, प्लॉट करने के लिए, मान लीजिए बीम ऑफ लाइट आ रही है, ये बीम ऑफ लाइट आ रही है, फिर इधर आ गई होगी, फिर इधर आ गई होगी, फिर इधर आ रही होगी। तो इसको ज्योमेट्री में एक सही फॉर्म देने के लिए उन पॉइंट्स से ना रे ड्रॉ कर दी गई। तो वो ऑप्टिक्स का नाम क्या हो गया? रे ऑप्टिक्स नाम हो गया। क्या नाम हो गया? रे ऑप्टिक्स नाम हो गया। ये रे के फॉर्म में आती ना हो, आती तो इस फॉर्म में है लेकिन बाद में पर उन पे क्या कर दिया, ये लोकस ड्रॉ कर दिया, दैट इज द क्या? रे। ऊपर से ये सारी चीजें जो हमने करी हैं एक सर्टेन ज्योमेट्री के लिए करी है, एक डेफिनेट ज्योमेट्री के लिए करी है, उनके ओरिएंटेशन के लिए करी है। तो बाद में इसी ऑप्टिक्स को आप रे ऑप्टिक्स की बजाय ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। रे ऑप्टिक्स तो ये है ही, साथ ही साथ आप क्या बोल सकते हैं इसको? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोल सकते हैं। जो चीज ड्रॉ हो सकती है, जो चीज रिप्रेजेंट हो सकती है, जिसकी रिप्रेजेंटेशन को अपन मेजर कर सकते हैं, दैट इज द ज्योमेट्री। इसका नाम बाद में क्या पड़ गया? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो हम वही ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, वही कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे और उन कैरेक्टरिस्टिक की ज्योमेट्री पढ़ेंगे। आ रहा समझ में? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहली कहानी जो है, सबसे पहला वर्ड जो है इस चीज को लेके, सबसे पहले तो आपको जानना है कि जब भी रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे अपन तो सबसे पहला वर्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, जो पहला प्रॉपर्टी है जिसके बाद कहानियां आगे शुरू होती हैं। रिफ्लेक्शन आप छोटी क्लास से जान रहे हो, रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस। किसी पर्टिकुलर स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पे लाइट आती है, उस पे फॉल होने के बाद वो सेम मीडियम में किसी पर्टिकुलर एंगल के साथ रिटर्न चली जाती है, उसी प्रोसेस को अपन रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? इट इज द सेंडिंग बैक और बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है ना। किसी पर्टिकुलर स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पर टकराने के बाद कोई लाइट रेज अपने सेम मीडियम में, है ना, किसी पर्टिकुलर मतलब सेम मीडियम में सेम वेलोसिटी से पर्टिकुलर एंगल बनाते हुए रिटर्न चली जाती है या बाउंसिंग बैक हो जाती है, इसी प्रोसेस को अपन रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन दो टाइप का है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा इररेगुलर, या इसी को कहीं कहीं डिफ्यूज्ड भी लिखा रहता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है।
पहला क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा क्या, इररेगुलर या फिर क्या, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास सरफेस है, ये बीम ऑफ लाइट आ रही है, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट, और ये आके जाने लग गई, ये आके जाने लग गई। आप एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे कि जो इंसिडेंट लाइट्स हैं या इंसिडेंट रेज हैं वो भी पैरेलल है, और रिफ्लेक्टेड रेज भी क्या है, पैरेलल है। समझ रहे ना, जो इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट है वो भी पैरेलल है, एंड रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट है वो भी पैरेलल है। इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। समझिएगा, अब मैंने कुछ इस टाइप का सरफेस रख दिया, जैसे बोल रहे स्मूथ और क्या है, पॉलिश्ड। तो अब जैसे कि पॉलिश्ड तो ये भी है पॉलिश्ड ये भी है, लेकिन ये प्लेन है, मतलब ये स्मूथ है और ये स्मूथ नहीं है, ठीक है, या ये प्लेन नहीं है, ये कर्व्ड है। स्मूथ भी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, स्मूथ ये भी है, स्मूथ ये भी है, बट ये कर्व्ड है, प्लेन नहीं है। ये लाइट रे आएगी और ये चली जाएगी, ठीक है, ये लाइट रे आएगी और इधर चली जाएगी, ये लाइट रे आएगी और इधर चली जाएगी। आप देख पा रहे होंगे कि इंसिडेंट रे तो पैरेलल है, बट जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो पैरेलल नहीं है। इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ऐसे बोल सकते हो, द रिफ्लेक्शन थ्रू द इररेगुलर सरफेस, द रिफ्लेक्शन थ्रू इररेगुलर सरफेस। इररेगुलर मतलब कि एकदम प्लेन ना होना, स्मूथ ना होना, और प्रॉपर पॉलिश्ड नहीं होना, है ना, बीच में कहीं गड्ढे वगैरह हो, दुनियादारी हो। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या हुआ, whenever the reflected rays are parallel for the parallel incident rays, या फिर the reflection through the plane polished smooth surface called क्या, regular reflection। whenever the reflected rays are non-parallel for the parallel incident ray, या फिर reflection through the irregular surfaces, या फिर reflection through the curved rough, है ना, surface, है ना, समझ में आया। इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इररेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इस तरीके से आपको मालूम चल गया रिफ्लेक्शन दो टाइप के, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा क्या, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके बाद आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या आता बोलिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको समझिएगा, आखिरकार रिफ्लेक्शन होते समय कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है ध्यान में रखने पड़ते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस को फॉलो करते हैं। इसको नोट कर लिया ना आपने, छाप लिया, इसको छापने में कमी ना किया करो, छाप लिया करो। किन किन लॉ को फॉलो करता है रिफ्लेक्शन, जब रिफ्लेक्शन होता है तो कौन कौन सी कंडीशन नेसेसरी है, समझिएगा। जैसे मान लीजिए सबसे पहली कहानी, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे लाइट रे फॉल होती है, ये लाइट रे आई, ठीक है, ये लाइट रे, और बाद में ये लाइट रे क्या हो गई, रिटर्न चली गई। ये नॉर्मल है। एक्चुअल में जो सरफेसेस होते हैं, प्लेन्स होते हैं, प्लेन्स का जो एरिया है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, तो प्लेन्स का जो आइडेंटिफिकेशन है वो हम नॉर्मल के बेसिस पे करते हैं। किसके बेसिस पे करते हैं, नॉर्मल के बेसिस, क्योंकि प्लेन है उसका ओरिएंटेशन आप डिसाइड नहीं कर सकते, लेंथ भी है उसमें, विड्थ भी है उसमें, तो लेंथ और विड्थ किस तरफ उसका ओरिएंटेशन होगा। तो फाइनली ये डिसाइड किया गया कि इसका जो ओरिएंटेशन है अपन बाय द क्या, नॉर्मल डिस्क्राइब करेंगे। तो ये इसका नॉर्मल हो गया। तो जो लाइट रे है, ठीक है, वो इंसिडेंट हुई और नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाया, उसको अपन बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी नॉर्मल के रेफरेंस में किसी पर्टिकुलर एंगल से जाता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहली कंडीशन है रिफ्लेक्शन की, किसी भी सिचुएशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना ही चाहिए, ठीक है ना, समझ में आया। द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी सेम एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बिल्कुल कंडीशन एकदम इंपॉर्टेंट है, ये नेसेसरी है, ये कि आई को आर के इक्वल होना चाहिए। दूसरी चीज है, बिल्कुल भी लाइट रे बिल्कुल भी क्या नहीं होना चाहिए, लीक नहीं होनी चाहिए। वो क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा मटेरियल जो है सेम मीडियम में ट्रांसफर हो जाना चाहिए, है ना, मतलब कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, all are lie on same side of the plane, same side of the plane। हालांकि कहीं कहीं पे सेम प्लेन लिखा रहता है, उसकी वजह क्या है
कि अपन इसको प्लेन का एक कोई हिस्सा मान लेते हैं। आखिरकार मतलब अल्टीमेटली ये भी तो एक प्लेन है ना, लाइट रे इधर से गई और इधर पे ही आ गई, तो आपकी ज्योमेट्री में जो ऊपर वाला पोर्शन है ये भी क्या है, एक प्लेन ही है ना। तो कई जगह से लिखा रहता है, घबराए ना उससे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाई ऑन द क्या, सेम साइड ऑफ द प्लेन, मतलब कि लाइट जिस साइड से आई है उसी साइड में रिटर्न होना कंपलसरी है, उसी को तो रिफ्लेक्शन बोलते हैं। उसी साइड में रिटर्न होने वाली प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए। ये था क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, समझिएगा। इसके बाद की कहानी क्या है कि जैसे लाइट रेज है, ठीक है, लाइट रेज है, ये रिफ्लेक्ट होते हैं। रिफ्लेक्ट होने के लिए स्पेशल टाइप का कोई डिवाइस होता है, क्या बोलते हैं अपन उसको, मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिरर। व्हाट इज द मिरर, इट इज द डिवाइस दैट कैन रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट रेज इंसिडेंट अपॉन इट। मिरर वो चीज है जो अपने ऊपर फॉल होने वाली पूरी की पूरी लाइट रेज को क्या कर दे, रिटर्न कर, रिफ्लेक्ट कर दे, ठीक है। क्या है मिरर, व्हाट इज द मिरर, इट इज द डिवाइस दैट कैन रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट रेज इंसिडेंट अपॉन इट। तो जब रिफ्लेक्शन हो सकता है तो रिफ्लेक्शन के साथ साथ एक नया वर्ड शुरू होता है, इमेज। क्या होता है, इमेज। इमेज क्या होता है, ठीक है, समझिए। बहुत सारे केसेस में हम एक रियल ऑब्जेक्ट रखते हैं और बहुत सारे केसेस में हम कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट अज्यूम करते हैं। मान लीजिए मैं बात करूं, ये मेरे पास कोई सरफेस है, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बात को समझिएगा। और इधर कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बात को समझिएगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो मुझे लग रहा है कि कोई लाइट रे इधर से क्या है, आ रही है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए समझ लें, कोई लाइट रे इधर से क्या हो रही है, आ रही है। वो सरफेस पर टकराने के बाद इस तरीके से चली जाती है, और कोई लाइट रे इस तरीके से आ रही है, ठीक है, इस तरीके से आ रही है, और वो सरफेस के बाद रिफ्लेक्ट होके इस तरफ चली जाती है। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जिस पॉइंट पे एक्चुअली मिलती हैं, ठीक है ना, ये दोनों की दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं जिस पॉइंट पे एक्चुअली मिलती हैं, दैट इज द रियल इमेज। व्हाट इज द इमेज, इमेज इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। व्हाट इज द इमेज, इमेज इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। What is the object? Object is the intersecting point of क्या? Object is the intersecting point of incident rays. Incident rays का जो intersecting point है, that is the object, और reflected rays का जो intersecting point है, that is the क्या? Image. समझिएगा बात को। तो इंसिडेंट रेज के रिफ्लेक्टेड पॉइंट को ऑब्जेक्ट बोलते हैं और रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। अगर एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज मीट होती हैं, अगर एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं तो दैट इज द रियल इमेज। अगर लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि हाँ वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो फिर वो वर्चुअल इमेज। यहाँ पे रियल में रिफ्लेक्टेड रेज मीट है या मिल रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे रियल इमेज बनेगी। लेकिन इंसिडेंट रे लग रहा है कि यहां से आई होंगी, तो क्या हो जाएगा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझिएगा बात को, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब आपको लग रहा होगा सर ये कहाँ होता था, ये होता था, अभी चलेंगे अपन वहां भी पहुंचेंगे, ठीक है ना। लेकिन जहां पे हमको लग रहा है ना, जहां पे लग रहा है कि रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही हैं, एक्चुअल में मिल नहीं रही हैं, ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये लाइट रे जाएंगी और ये रिटर्न हो जाएंगी, ठीक है, ये लाइट रे जाएंगी और ये रिटर्न हो जाएंगी, ठीक है। इनको रिफ्लेक्टेड रेज को एक्सटेंड करो, ये इधर पे मिल रही हैं, ये क्या है, इमेज है। बट ये कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। ये हमको लग रहा है कि मिल रही हैं, इट अपीयर्स टू मीट, रियली नहीं मीट हो रही है ना, एक्चुअल मीटिंग नहीं है वो, और ये क्या हो जाएगा, रियल ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, रियल ऑब्जेक्ट। तो क्या बोला, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, इट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज। व्हाट इज द इमेज, इट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ क्या, रिफ्लेक्टेड रेज। जहां पे वाकई में रिफ्लेक्टेड रेज मीट होती हैं, दैट इज द रियल इमेज। जहां पे लग रहा है कि हाँ मिलती हैं, दैट इज द वर्चुअल इमेज। जिस तरीके से आपको इमेज और ऑब्जेक्ट के बारे में भी मालूम चल चुका है, इसको भी नोट कर लीजिए। रिफ्लेक्शन की कड़ी में अपन पहुंच रहे थे तो मिरर तक पहुंच गए थे। व्हाट इज द मिरर, व्हाट इज मिरर,
बोलिए, द डिवाइस दैट कैन रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट रेज इंसिडेंट अपॉन इट। हाँ, वो डिवाइसेस, हर वो डिवाइस जो अपने ऊपर आने वाली पूरी की पूरी लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर दे, दैट इज द मिरर। हमारे पास बहुत टाइप के मिरर है, मालूम है आपको कौन कौन से टाइप के मिरर है? नोट कर लिया बेटा, इसको मिटा दें, छाप लिए। चलिए, हमारे पास मेनली 3 टाइप के मिरर है। कौन कौन सा मिरर है बताइए, बोलिए। वेरी गुड, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर और क्या, पैराबोलिक मिरर। ठीक है, समझिएगा, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर और दूसरा क्या, पैराबोलिक मिरर। समझिएगा बात को। समझिए, बात हो रही प्लेन मिरर की। ये प्लेन सरफेस जिसकी एक साइड पॉलिश्ड रहती है, क्या बोलते हैं अपन इसको, प्लेन मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। ठीक है, आपको इमेज फॉर्मेशन के बारे में मालूम होगा प्लेन मिरर से, किस टाइप से इमेज फॉर्मेशन होता है, पता किसी को, बोलिए, बताइए। वो तो सब में बनती है, वो सब में बनती है। प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन का ढंग समझिए। अगर बॉडी अपराइट है, अगर बॉडी अपराइट है तो डेफिनेटली इमेज भी क्या होगी, अपराइट होगी। बट साइड वाइज इन्वर्ट होगी। जो आपका राइट होगा वो इमेज का लेफ्ट होगा, जो आपका लेफ्ट होगा वो इमेज का राइट होगा। अगर ऑब्जेक्ट अपराइट है तो इमेज भी अपराइट होगी, बट साइड वाइज क्या होगा, इन्वर्ट होगा। जो आपका राइट है वो सामने वाले का लेफ्ट, और जो आपका लेफ्ट है वो सामने वाले का राइट। ठीक है, आप मिरर के सामने जिस डिस्टेंस पे होंगे, इमेज भी मिरर से ठीक उतनी ही डिस्टेंस में होगी, बट अपोजिट साइड में होगी। और अगर आप मिरर से पॉजिटिव एक्स साइड पे हैं तो डेफिनेटली इमेज कहां होगी, नेगेटिव एक्स साइड में। यह है इमेज फॉर्मेशन थ्रू द प्लेन मिरर। क्या क्या समझा आपने? अगर आप किसी प्लेन मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं तो पहली चीज, अगर ऑब्जेक्ट अपराइट है तो इमेज भी अपराइट होगी, है ना। दूसरी चीज, अगर ऑब्जेक्ट का बस ये जरूर है कि साइड वाइज इन्वर्ट हो जाएगा, जो आपका राइट है वो सामने वाले का लेफ्ट, इमेज का लेफ्ट, जो आपका लेफ्ट है वो इमेज का क्या, राइट। अगर आप पॉजिटिव एक्स साइड पे सिचुएटेड है तो डेफिनेटली इमेज आपका नेगेटिव एक्स साइड पे बनेगा। ठीक है, दूसरी चीज और खास बात क्या, आप ऑब्जेक्ट से जितना दूर रहेंगे इमेज भी ऑब्जेक्ट से उतना ही दूर रहेगी, बट अपोजिट साइड में रहेगी। आए बात समझ में? आप फ्रंट ऑफ द मिरर रहेंगे और वो क्या है, बैक ऑफ द मिरर रहेगी। ठीक है ना, बिहाइंड द मिरर रहेगी। ठीक है, डिस्टेंस उतनी ही रहेगी। यह इमेज फॉर्मेशन थ्रू द क्या, प्लेन मिरर। इसको भी नोट करिए, ये तीनों चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। आगे समझिएगा। इसके बाद होता क्या है कि हमने कोई सरफेस लगाया रिफ्लेक्शन के लिए, मिटा दे बेटा इसको। हमने कोई सरफेस लगाया रिफ्लेक्शन के लिए, है ना, और बॉडी जो बीम ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो गई। जैसे कि मैंने ना इधर पे इंसिडेंट लाइट भेजी थी, ठीक है, लाइट इस तरफ क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। समझिएगा, ये एंगल क्या हो गया, आई, और ये हो गया आर। ठीक है, लाइट रे एक्चुअल में आपने इधर भेजी थी और चली कहां गई, इधर। क्या बोलते हैं इसको, डेविएशन ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, डेविएशन ड्यूरिंग क्या, रिफ्लेक्शन। आप भेज कहीं रहे थे और फाइनली लाइट चली कहीं और गई है, और इसकी मेजर कितनी होगी, 180 डिग्री माइनस 2i। क्यों, ये आई है ही, ये भी तो आई ही है, टोटल कितना हो गया 2i। तो ये डेविएशन कितना होता है, जब सिंगल रिफ्लेक्शन हो। जिस टाइम पे सिंगल रिफ्लेक्शन होगा तो उस टाइम पे क्या होगा मालूम आपको, सिंगल रिफ्लेक्शन के टाइम पे 180 डिग्री माइनस क्या आएगा, 2i आएगा। आ गया समझ में? लेकिन वहीं कहीं अगर डबल रिफ्लेक्शन हुआ, डबल कैसे होता है, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये दूसरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। ये लाइट रे आ रही है, ये जा रही है, और ये फाइनली जा रही है। तो ये इंसिडेंट रे, फिर इधर से रिफ्लेक्टेड, फिर ये फाइनली रिफ्लेक्टेड। आई बात समझ में?
तो ये इंसिडेंट से, और ये क्या हो गया, इसका डेविएशन हो गया। क्या हो गया, ये डेविएशन। ये एंगल क्या है, थीटा है। तो इस डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, इस डेल्टा की वैल्यू होगी 360 डिग्री माइनस क्या, 2 थीटा। क्या है कि 360 डिग्री माइनस क्या, 2 थीटा। हियर थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन द क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस और प्लेन मिरर्स। व्हाट इज द थीटा, एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस और क्या, प्लेन मिरर्स। जल्दी से नोट करिए, फिर इसके आगे की कहानी बताते हैं। देखिएगा, जैसे डबल रिफ्लेक्शन होता है, ऐसे बहुत सारे तरीके के रिफ्लेक्शन हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई मिरर है, ठीक है, ये कोई दूसरा मिरर है। आपने शायद एक बार नाई के यहाँ देखा होगा, नाई के यहाँ अपन सामने बैठते हैं, उधर तो शीशा लगा ही रहता है, पीछे भी लगा रहता है मिरर। तो अगर अपन देखते जाए तो अपनी आंखें दर्द करने लगती, हमारी इमेजेस खत्म नहीं होती। देखते हो ना आप लोग, पीछे भी एक बना, अब उसका वाला आगे बना, उस आगे वाले का पीछे बना, उस पीछे, देखते ना, बड़ा अजीब। कई बार अगर उसमें ध्यान लगा लो तो सिर चढ़ जाता है, बोले यार कौन बेवकूफी करे, ढूंढते रहो, ये क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है सिर, इसमें दिख रहा है, मतलब एक के बाद एक इतनी सारी इमेजेस बनती, बहुत सारी। कुछ लोग जो थोड़ा कलाकार टाइप के वो रहते हैं, नाई रहते हैं, उनके यहाँ थोड़ा ऐसा एंगल बनते हुए रहता है, तो एक लिमिट तक दिखता है। लेकिन कुछ जो इतने कलाकार रहते हैं, एक यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ लगा देंगे, तो कितने बनेंगे पता है आपको, कितनी इमेजेस बनेंगी, इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी। कितनी बनेंगी, इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी। तो ऐसा समझ लो, इफ द मिरर्स आर inclined by the angle theta on one another, तो क्या मिलेगा मालूम है, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आएंगी, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आएंगी, 360 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी अपॉन थीटा माइनस 1। कितना आएगा, 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। अगर 360 डिग्री अपॉन थीटा कितना है, इवन है, कितना है, इवन। अगर इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस ये आएंगी, है ना। इफ ऑड तो n इज इक्वल टू क्या आएगा, 360 डिग्री अपॉन कितना, थीटा। आया समझ में, तो टोटल इतनी इमेजेस आएंगी। अब समझ लो, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, 0 मतलब क्या, मिरर कैसे हैं, पैरेलल है। मिरर कैसे हैं, पैरेलल। अगर मिरर पैरेलल है तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। अगर थीटा 0 होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस समझते हैं आप क्या होगा, 360 अपॉन 0। कितनी इमेजेस आएंगी, इनफाइनाइट इमेजेस आएंगी। कितनी आएंगी, इनफाइनाइट इमेजेस। छाप लो इसको, छाप लो, ये सब लॉलीपॉप क्वेश्चंस के काम आते हैं, इनका वजूद नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, छापो। तो नंबर ऑफ निकाल सकते हैं ड्यू टू द इंक्लिनेशन ऑफ द क्या, टू मिरर्स। दो मिरर अगर किसी पर्टिकुलर इंक्लिनेशन पे एक दूसरे पे इंक्लाइंड है तो उससे कितनी इमेजेस बन सकती हैं, डिपेंड करता है कि इंक्लिनेशन कितना है ना। समझ रहे हैं बात को। अगर ये रिजल्ट इवन आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला ये होगा, अगर ऑड आता है तो बात ही नहीं है। फिर आ गया समझ में, बोलो जल्दी, कोई प्रॉब्लम, बन जाएगा, छाप लो इसको। और जब दो मिरर पैरेलल रहेंगे तो कितनी इमेजेस बनेंगी, इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी। कितनी बनेंगी बताओ, इनफाइनाइट इमेजेस, खत्म ही नहीं होती हैं। आप कितना भी मुड़ के देख लो, उसके पीछे एक न एक इमेज बनी ही रहती है। समझ रहे हैं। किसी ने धोबेला का नाम सुना, धोबेला, धोबेला का नाम सुना किसी ने, धोबेला, धोबेला छतरपुर के पास है यार। ये इतने 22-23 बच्चों में किसी ने धोबेला नहीं सुना। पूछना घर वालों से धोबेला कहाँ है, क्या खास बात है उसकी, समझिएगा। अरे बाप, किसका नाम है, चलिए ठीक है। दूसरे नंबर का मिरर है स्फेरिकल मिरर, ठीक है, समझिएगा। स्फेरिकल मिरर या कर्व्ड सरफेसेस, कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझिएगा बात को। हमारे पास एक स्फेयर था, ठीक है, ए स्फेरिकल ग्लास था। क्या था हमारे पास, स्फेरिकल ग्लास। हमने इसको कट करना स्टार्ट किया, कट करते रहे। जब ये स्फेयर था
तब यहां पे इसका सेंटर था, ठीक है, सही बना रहा हूं। जब ये स्फेयर था तो यहां पे इसका सेंटर था, तब ये इसकी रेडियस हुआ करती थी, रेडियस हुआ करती थी, ठीक है। मैंने ये दो टुकड़े करे काट काट के, और टुकड़े करने के बाद मैंने इस वाले में इस पोर्शन को पॉलिश कर दिया, सिल्वर पॉलिश है ये, ठीक है, और इस वाले में मैंने इस पोर्शन को पॉलिश कर दिया। बात समझिएगा, इधर मैंने सिल्वर पॉलिश कर दी। अब आप भी समझ चुके होंगे, अगर मैं इधर इनर पोर्शन में पॉलिश कर दूंगा तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी होगी, इनर की आउटर? जल्दी बोलिए, कौन सा पोर्शन इसका रिफ्लेक्टिंग होगा? आउटर पोर्शन रिफ्लेक्टिंग होगा, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग, वेरी गुड, समझिएगा। इससे मैंने आउटर पोर्शन में पॉलिश कर दी तो इसका इनर पोर्शन क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग होगा। आया समझ में? तो हमारे पास एक स्फेयर था, स्फेरिकल ग्लास था, हमने उसको कट किया, उसके दो टुकड़े बनाए, एक में किसी एक साइड में, दूसरे में दूसरी साइड में क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। फाइनली हमारे पास दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आ गई। लेकिन ये रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस कैसी हैं? स्फेरिकल है। कैसी हैं? स्फेरिकल। और रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस को ही हम मिरर बोलते हैं, बशर्ते वो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन कर सके। अगर कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब आइडियल रिफ्लेक्टर है, सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट अगर रिफ्लेक्ट कर सके, उसी का नाम हम क्या रख देते हैं, मिरर नाम रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं? मिरर। तो जो सरफेसेस थी जिन पे हमने पॉलिश करके इनको रिफ्लेक्टिंग बनाया है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट क्या कर देती हैं, रिफ्लेक्ट कर देती हैं। मतलब फाइनली इनके नाम क्या हो गए, स्फेरिकल मिरर नाम हो गए। क्या नाम हो गए? स्फेरिकल मिरर। बात को समझिएगा। अब इस स्फेरिकल मिरर में अब दोनों में डिफरेंस तो है, दोनों अलग अलग वैरायटी है। इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये बाहर उभरा हुआ उठा हुआ पोर्शन क्या है, यूज हो रहा है, और इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर वाला पोर्शन, दबा हुआ पोर्शन क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो उठे हुए पोर्शन को हिंदी में बोलते हैं उठ तल। तल मतलब सरफेस, तल मतलब क्या, सरफेस। और जो उठा हुआ हो तो उठ प्लस तल व्यंजन संधि, तो क्या बन जाएगा, उत्तल। क्या बन जाएगा? उत्तल, ठीक है ना। और जो अंदर वाला पोर्शन है इसको हिंदी में बोलते हैं अवतल। अव मतलब झुका हुआ, मतलब अव मतलब झुका हुआ, दबा हुआ, और तल मतलब सरफेस। तो जो सरफेस अंदर धसी हुई होती है, दबी हुई होती है, उसको हिंदी में बोलते हैं अवतल, और जो उठी हुई होती है उसको बोलते हैं क्या, उत्तल। आया समझ में? तो हिंदी में ये कहते हैं। फिर अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने कहा कि इस उठ तल को हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। और झुके हुए दबे हुए तल को क्या बोलेंगे अपन, कॉनकेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉनकेव। तो फाइनली इन सरफेसेस का नाम क्या हुआ, कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस और कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखिए इनके थ्रू मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होने की वजह से इनका नाम क्या हो गया, कॉनकेव मिरर और क्या, कॉन्वेक्स मिरर। जिसका आउटर पोर्शन रिफ्लेक्टिंग होता है उसे अपन बोलते हैं क्या, कॉन्वेक्स मिरर, और जिसका इनर पोर्शन रिफ्लेक्टिंग होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। आ गई बात समझ में? इस तरीके से स्फेरिकल मिरर दो टाइप के हो गए, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा क्या, कॉन्वेक्स मिरर। बात को आगे और सीरियसली समझिएगा। तो अब मैं इस मिरर से रिलेटेड कुछ पैरामीटर डिस्कस करने जा रहा हूं, समझिएगा बात को। ये बस यहीं तक है, ठीक है। मैं थोड़ा सेपरेट करने के लिए थोड़ा सा बना दिया, बाकी ये पॉइंट लोकेशन एक ही है, इसका नाम है सी, ठीक है। बात को समझिएगा। इस मिरर में इसको अगर अपन देखें तो मिरर के हिसाब से ये इसका सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर। इस ज्योमेट्रिकल सेंटर को क्या बोलते हैं बताइए? इस ज्योमेट्रिकल सेंटर को क्या बोलते हैं? पोल। व्हाट इज द पोल? इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये सी इसका भी है और इसका भी है। इत्तेफाक से इसमें रिफ्लेक्टिंग साइड है, इसमें रिफ्लेक्टिंग के पीछे, बाकी दोनों का सेंटर एक ही है। इसका नाम क्या है भैया? सेंटर ऑफ
कर्वेचर। मुझे लगता है हर व्यक्ति इसको डिफाइन कर सकता है। व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर? इट इज द सेंटर किसका? ऑफ स्फीयर। किस स्फीयर का? ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। इट इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, दैट इज कॉल्ड क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर? इट इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। ये मिरर जो है जिस स्फीयर के पार्ट्स हैं उसी स्फीयर के सेंटर को क्या बोलेंगे? इनके सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या भैया? ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको कैसे डिफाइन करेंगे बताइए जल्दी से, कोई कर सकता है बीच में से? रेडियस ऑफ कर्वेचर जल्दी बोलिए। हाँ, द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। उस स्फीयर का रेडियस जिसका ये मिरर क्या है? पार्ट है। रेडियस ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। आगे समझिएगा, ये जो डायमीटर है मिरर का डायमीटर, हालांकि मैंने इसको कुछ ज्यादा ही कर्व्ड बना दिया, इतना रहता नहीं है, बहुत ही नाम मात्र कर्व्ड रहता है। इसको अपन क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं एपर्चर। क्या बोलते हैं? एपर्चर। द ज्योमेट्रिकल डायमीटर ऑफ द मिरर। क्या? द ज्योमेट्रिकल डायमीटर ऑफ द मिरर कॉल्ड क्या? एपर्चर। या ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द लाइन दैट ज्वाइंस द ऑपोजिट एंड्स ऑफ द मिरर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, समझिएगा। अब ये लाइन क्या कहलाती है भैया? ये जो आगे जाती है इस लाइन को क्या बोलते हैं? बोलिए, ये लाइन क्या है? कोई बता सकता है मुझे? प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? द हॉरिजॉन्टल लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस? इट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ मास एंड द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। उस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। एक्चुअल में जो रिफ्लेक्टेड रेज है, ऐसा माना जाता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से या तो जाएंगी या जाती हुई महसूस होंगी, या एक्चुअली इस पॉइंट के थ्रू क्रॉस होंगी, या हमें लगेगा कि इस पॉइंट से क्रॉस होती हैं। दैट इज कॉल्ड क्या? फोकस। इट इज ऑलवेज एट मिडिल of the line joining the pole and center of curvature. What is the focus? It is the point where we can assume the total या all the reflected rays are meet or appears to meet. एक ऐसा पॉइंट जहां पे हम ये कंसीडर करते हैं कि मैक्सिमम रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं या मिलती हुई समझ में आती हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। और ये हमेशा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिडिल में रहता है। कहां रहता है? पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिडिल में रहता है। आया समझ में? ठीक है, क्या कहलाता है ये? फोकस, प्रिंसिपल फोकस। क्या कहलाता है? प्रिंसिपल फोकस। और मिडिल में होने की वजह से पोल से फोकस तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है? पोल से फोकस तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है बताइए? फोकल लेंथ। द लेंथ इज द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड क्या? फोकल लेंथ। कॉल्ड क्या? फोकल लेंथ। एक बात तो आपके दिमाग में थोड़ा अजीब सी लग रही होगी कि बहुत से पैरामीटर कॉनकेव में फ्रंट में है लेकिन कॉन्वेक्स में बैक में है, इसीलिए इमेज का जो फॉर्मेशन भी है वो अलग अलग नेचर का होता है। कॉनकेव की मैक्सिमम इमेजेस रियल है, एक आध वर्चुअल है, और मुझे लगता है कॉन्वेक्स की सारी इमेजेस वर्चुअल है। सही कह रहा हूं क्या मैं? और कुछ पर्टिकुलर केसेस में ही इमेज फॉर्मेशन वर्चुअल में होता है, तो इसमें कॉन्वेक्स में होता है। हर सिचुएशन में, ऑब्जेक्ट की हर सिचुएशन में इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाता, तो समझिएगा। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इसमें से आपको लगभग सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। पोल भी मालूम चल गया, फोकस भी, फोकल लेंथ भी, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी, प्रिंसिपल एक्सिस भी, एपर्चर भी। तो मुझे लगता है कि मिरर से रिलेटेड आपको सारे पॉइंट्स स्ट्रांगली क्लियर हो गए हैं। समझ में आ गया सबको बढ़िया से? बताइए, स्फेरिकल मिरर क्लियर हो गया। दो टाइप के होते हैं, एक कॉनकेव, दूसरा क्या? कॉन्वेक्स। समझ आ गया? जल्दी से इसको भी नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। छापिए प्लीज, समझिएगा। साइन कन्वेंशन देखिए, ये जैसे कार्टेशियन प्लेन हो गया, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये क्या? नेगेटिव वाई एक्सिस।
मैं इधर कोई भी प्लेन ले लूं, चाहे कॉनकेव ले लूं चाहे कॉन्वेक्स ले लूं, ये कॉनकेव है, ठीक है, कॉन्वेक्स से मेहनत नहीं करती। मान लीजिए कॉनकेव है तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट यहां रखेंगे, और कॉन्वेक्स भी होगा तब भी ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, यहीं रखेंगे। समझिएगा बात को। ये पोल हो गया, जितना कि हमको थोड़ी देर पहले वाले एग्जाम्पल से या डायग्राम से मालूम है किस मिरर में कहां सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, किस मिरर में कहां फोकस होता है, किस मिरर में सारी चीजें कहां होती है, इमेज कहां बनती है, सब कुछ मालूम है। तो हमें अब ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि कहां कहां पे है, ये आपको अच्छे से पता है। अब समझिएगा साइन कन्वेंशन कैसे करना है। जितनी भी डिस्टेंसेस नापी जाएंगी, जितनी भी डिस्टेंसेस नापी जाएंगी वो कहां से नापी जाएंगी बताइए, पोल से, ठीक है। ऑल द डिस्टेंसेस इनिशिएट फ्रॉम द क्या, पोल। सारी की सारी डिस्टेंसेस नापने के लिए हम कहां से निकलेंगे, पोल से स्टार्ट करेंगे। पोल हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट होगा, पोल से अपन चलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। व्हेन ऑल द डिस्टेंसेस along the direction of incidence of light taken as positive, ठीक है ना। वो सारी डिस्टेंसेस जो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में होंगी सबको हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। क्या मानेंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, वो पॉजिटिव कहलाएंगे, ठीक है ना। एंड ऑल द डायरेक्शन, ऑल द डिस्टेंसेस opposite the direction of इंसिडेंस ऑफ क्या, लाइट। वो सारी डिस्टेंसेस जो इंसिडेंस की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होंगी वो कैसी ली जाएंगी, नेगेटिव ली जाएंगी। जैसे कि देखिए आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, अगर आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नापने जाओगे तो वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, जल्दी बताओ। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नापने जाओगे तो वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, अच्छे से देख लीजिए। अगर आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नापने जाएंगे तो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव। क्यों होगी नेगेटिव, क्योंकि लाइट जा रही है लेफ्ट टू राइट, लाइट जा रही है लेफ्ट टू राइट, और आप कहां जा रहे हो। कुछ लोग बोल रहे थे कि उनको पता है कि साइन कन्वेंशन क्या है समझिएगा, वो सारी डिस्टेंसेस जिनको नापने के लिए हम किस तरफ मूव करते हैं, along the direction of incidence of light, these are taken as positive। और वो सारी डिस्टेंसेस जिनको नापने के लिए हम इंसिडेंस लाइट की डायरेक्शन में या इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट जाते हैं तो सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव कंसीडर की जाती हैं। जैसे इमेज इधर बन गई, अब बताओ इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, जल्दी बताइए। इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, इमेज की डिस्टेंस डेफिनेटली नेगेटिव होगी। भाई आएंगे तो पोल से आएंगे, ऐसे इस तरफ मुंह करके, लाइट गई थी इस तरफ तो ये भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। बहुत बढ़िया, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी नेगेटिव। अब ये कॉनकेव मिरर की बात है, हम सब जानते हैं कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर किस तरफ है, फ्रंट ऑफ द मिरर या बिहाइंड द मिरर, जल्दी बताइए। कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, फ्रंट ऑफ द मिरर की बिहाइंड द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर। मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो आप बताओ इसकी रेडियस कैसी होगी, पॉजिटिव की नेगेटिव, जल्दी बताओ। रेडियस कैसी होगी, पॉजिटिव की नेगेटिव, जल्दी बोलिए। डेफिनेटली नेगेटिव भाई, क्योंकि आप उसको नापने के लिए पोल से राइट साइड मूव करेंगे, क्योंकि लाइट क्या है, लेफ्ट साइड गई, सॉरी राइट साइड गई है, वो लेफ्ट साइड आओगे आप। तो क्या समझा आपने कि वो सारी डिस्टेंसेस जो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में मेजर की जाएंगी वो पॉजिटिव होंगी, और जो इंसिडेंट लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में मेजर की जाएंगी वो सब की सब नेगेटिव होंगी। जितनी भी हाइट्स अपराइट होंगी, जितनी भी हाइट्स अपराइट होंगी वो सब पॉजिटिव होंगी, और जितनी भी हाइट डाउनवर्ड्स होंगी वो कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। ये बात ध्यान दीजिएगा।
डिस्टेंसेस पॉजिटिव नेगेटिव किस बात पे डिपेंड करेंगी? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करेंगी। और हाइट्स किस बात पे डिपेंड करेंगी? अपराइट होंगी तो पॉजिटिव और डाउनवर्ड होंगी तो क्या होंगी? नेगेटिव। आ गया सबको समझ में? बोलिए, क्या सबको साइन कन्वेंशन क्लियर हो गया? जल्दी बोलो, सबको साइन कन्वेंशन क्लियर हो गया अच्छे से? कोई गुंजाइश? नोट करिए इसको भी, फिर रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं, जल्दी नोट करिए।